जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है सेल डिवीजन माइटोसिस। सबसे पहले सेल की बात करें तो इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था और इसको सेल नेम दिया था। प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एक डेड टिश्यू बनता है जिसको कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क की डेड सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। तो प्लांट सेल की डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये पूरे का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो रॉबर्ट हुक की एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद सेल साइकिल की बात करें तो इसके अंदर दो मेन फेजेस होती हैं, एक तो है इंटरफेज और दूसरी एम फेज। सबसे पहले इंटरफेज की बात करें तो इसमें सेल की ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रिपरेशंस हैं वो सारी की सारी इसमें होती हैं। अब इसको आगे तीन फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। उसके बाद एम फेज की बात करें तो इस फेज के अंदर जो सेल है वो डिवीजन शो करती है, या तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा वो डिवाइड होगी या फिर म्यूटिक डिवीजन के द्वारा वो डिवाइड होगी। ये सेल साइकिल की शॉर्टेस्ट फेज है, यानी कि सबसे कम टाइम जो है ये कंज्यूम करती है। जबकि अगर अपने बात करें इंटरफेज की तो ये लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे G1, S, G2 और M, ये चार मेन फेजेस हैं जो कि सेल साइकिल के अंदर आती हैं। सबसे पहले G1 फेज से स्टार्टिंग होती है जिसमें RNA एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद S फेज आती है जिसके अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है जिससे क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डबल हो जाता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि DNA को स्टेबलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल जो होता है उसका डुप्लीकेशन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमें सेल डिवीजन के लिए दो सेंट्रियोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद G2 फेज आती है। G2 फेज के अंदर जो बची हुई रिमेनिंग प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे हो जाता है। और लास्ट में आता है एम फेज। तो एम फेज के अंदर जो सेल है वो दो या चार डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर माइटोसिस होता है तो दो डॉटर सेल्स बनेंगी और अगर म्यूसिस होता है तो चार डॉटर सेल्स इसमें बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो जो G1 है वो इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज है जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। उसके बाद जो S फेज है वो सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज की, और जो G2 है ये स्मॉलेस्ट फेज है इंटरफेज की। जबकि M जो है M फेज, ये स्मॉलेस्ट फेज है सेल साइकिल की। क्वेश्चन देखो, इन माइटोसिस डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस स्टेज के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा सेल साइकिल पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये आपको डेफिनेशन इसकी दे देनी है। उसके बाद माइटोसिस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो टर्म माइटोसिस जो था वो वाल्डर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में दिया गया था। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम रहता है जब भी सेल डिवाइड करती है। तो पेरेंट सेल जब डिवाइड करती है तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं उन दोनों के अंदर, पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, इसलिए इसको माइटोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन देखो, इन माइटोसिस सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेम। After the cell has undergone mitosis, the amount of DNA in daughter cells will be, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वल टू द पेरेंटल सेल। तो डॉटर सेल्स के अंदर जो DNA का अमाउंट है वो पेरेंट सेल के इक्वल होता है, तो फर्स्ट आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर वन सेल माइटोटिक डिवीजन करती है तो उससे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। यहाँ पे कैपिटल N हो जाएगा नंबर ऑफ इनिशियल सेल्स, जो इनिशियली आपको नंबर ऑफ सेल्स दिया होगा। उसके बाद स्मॉल n आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोटिक साइकिल्स, कितनी बार माइटोटिक साइकिल्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं या कितनी बार माइटोसिस हो रहा है। क्वेश्चन देखो, 6 माइटोटिक डिविजन्स विल टेक्स प्लेस टू कंस्टिट्यूट 14 सेल्स फ्रॉम वन पेरेंटल सेल्स। तो अगर वन पेरेंटल सेल को हम लोग लेके चलते हैं तो और 6 माइटोटिक डिविजन्स अगर रिपीट होते हैं तो यहाँ पे 14 सेल्स नहीं बनेंगी बल्कि 64 सेल्स बनेंगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये जो माइटोसिस है ये दोनों की दोनों टाइप की सेल्स में होता है, हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है। अगर डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है तो जो डॉटर सेल्स हैं वो डिप्लॉइड बनेंगी, और अगर हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है तो जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉइड बनेंगी। अब माइटोसिस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सोमैटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी उसकी बॉडी है उसके अंदर जो वेजिटेटिव या सोमैटिक ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस प्लांट्स में कहाँ पर होता है, तो प्लांट्स में एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू पाया जाता है इसको मेरिस्टेम बोलते हैं। तो इस मेरिस्टेम की सेल्स के अंदर माइटोसिस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
अब अगर अपने माइटोसिस की स्टडी करना चाहते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें यूज़ करना चाहिए, तो रूट एपेक्स जो है उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। अब कौन से प्लांट से हमें रूट एपेक्स लेना चाहिए, तो जो अनियन एंड मेज हैं उनकी रूट एपिसेस जो होते हैं उनका मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लेबोरेटरी के अंदर माइटोसिस की स्टडी कर सकें। अब सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कार्योकाइनेसिस की। कार्योकाइनेसिस का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। तो इसमें चार मेन फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट फेज है कार्योकाइनेसिस की, और इसमें जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन होता है उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन से क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड ईआर जो हैं ये यहाँ पे डिसअपियर्ड हो जाते हैं, और डिसअपियर यहाँ पे होंगे ये। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये प्रोफेज यहाँ पे शो की हुई है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये आप देख सकते हो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, और ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स हैं जिनका डुप्लीकेशन एस फेज के अंदर हुआ था, सेल साइकिल की एस फेज में। तो ये दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं ये एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एस्टर्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा देख सकते हो आप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रही है। इसके अलावा गोल्जी जो है, ईआर जो है ये भी डिसअपियर हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो रही है, और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही है। उसके बाद मेटाफेज की बात करेंगे, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में जाकर मिड लाइन पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें मेटाफेज के अंदर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेटाफेज शो की हुई है, तो यहाँ पे मेटाफेज प्लेट आपको देख सकते हो। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेल के सेंटर में मिड लाइन पर अरेंज कर लिया है, जिसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। और इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों के दोनों जो एस्टर्स हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, और जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं ये स्पिंडल फाइबर्स आके और जो मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स होते हैं इनके सेंट्रोमियर पर अटैच हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आते हैं और इनके सेंट्रोमियर पर, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज जो है वो कार्योकाइनेसिस की शॉर्टेस्ट फेज है, बहुत कम टाइम ये कंज्यूम करती है। और इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा लॉन्गिट्यूडाइनली, और लॉन्गिट्यूडाइनली अगर ये स्प्लिट होगा तो दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर उनका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं मिड लाइन से अपोजिट पोल्स की तरफ। तो अपोजिट पोल्स की तरफ ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम शेप स्टडी करना चाहते हैं क्रोमोसोम्स की, तो इसके लिए हमें एनाफेज के अंदर ही इसकी स्टडी करनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एनाफेज जो है इसको शो किया हुआ है। तो इसमें स्प्लिटिंग हो चुकी है, जो सेंट्रोमियर है देख सकते हो आप, ये एक क्रोमेटिड है जिसका ये सेंट्रोमियर हो जाएगा हाफ, और ये दूसरा क्रोमेटिड है जिसका ये सेंट्रोमियर हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो चुकी है, और स्प्लिटिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं, यानी दोनों एस्टर्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ ये जाएंगे। तो ये है अभी एनाफेज। क्वेश्चन देखो, द सेपरेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इनटू टू डॉटर क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन। तो इसमें आंसर आ जाएगा एनाफेज के अंदर, थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा। तो एनाफेज में सेपरेशन होता है। उसके बाद टीलोफेज की बात कर लेते हैं। तो टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर क्लस्टर बना लेते हैं, और उसके बाद इनका डीकंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और क्रोमोसोम्स का अगर डीकंडेंसेशन होगा तो उससे वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका रीफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जो प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो गई थी वो यहाँ पे टीलोफेज के अंदर रीअपियर हो जाएगी, यानी कि रीफॉर्मेशन उसका हो जाता है।
और किसके चारों ओर होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स के चारों ओर होता है। इस तरह से दो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड ईआर जो है उनका रीफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो जाता है। आप देख सकते हो ये टीलोफेज यहाँ पे शो की हुई है। तो दोनों तरफ जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो बन चुके हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने की वजह से, और इनके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो हर एक न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो। इसके अलावा ईआर एंड गोल्जी बॉडी जो है वो दोनों तरफ जो है वो इक्वली बन जाते हैं। क्वेश्चन देख सकते हो, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स एट स्टेज, कौन सी स्टेज पर जो न्यूक्लियोलस है वो रीअपियर होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज पर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाती है, तो फोर्थ आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो साइटोकाइनेसिस है ये टीलोफेज जो है उसी स्टेज में साइटोकाइनेसिस जो है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। दो मेथड्स के द्वारा साइटोकाइनेसिस हो सकता है, सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, द डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड काइरोकाइनेसिस। गलत बात है, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब सबसे पहले सेल फरो मेथड की बात कर लेते हैं। तो ये केवल और केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही पाई जाती है, प्लांट सेल्स में इसका कंप्लीटली ये एब्सेंट होती है। तो इसमें होता क्या है, जो सेल का बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे एक क्लीवेज फरो अपीयर होती है। ये क्लीवेज फरो कंटिन्यूअसली डीप होती जाती है और फाइनली दोनों की दोनों जो सेल्स हैं उनको ये सेपरेट कर देती है। तो इस तरह से ये है सेल फरो मेथड जो कि एनिमल सेल्स में होती है। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट मेथड जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, और सेल वॉल पाए जाने के कारण ही जो मेथड है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे होता क्या है, गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये वेसिकल्स जो है वो सेल के सेंटर में जाके क्लस्टर बना लेती हैं। उसके बाद फिर क्लस्टर बनाने के बाद इनकी ग्रोथ होती है आउटवार्ड, दोनों तरफ आउटवार्ड जो है वो ग्रोथ होगी, और फाइनली ये लेटरल वॉल जो होती है उसके साथ ये मिल जाती हैं जाके, या उसके साथ मीट हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो वेसिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको सेल प्लेट कहा जाता है। और इस सेल प्लेट के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, फ्रैग्मोप्लास्ट। तो फ्रैग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट एक ही बात है। और सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो बनता कब है, ये लेट टीलोफेज के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ये जो प्लेट बनती है ये दो डॉटर सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो दोनों तरफ के न्यूक्लियस हैं उनके पास अलग अलग गोल्जी बॉडी हैं। तो दोनों के गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वेसिकल्स कहाँ आएंगी, सेल के सेंटर में आ जाएंगी। सेल के सेंटर में आने के बाद ये फ्यूज हो जाएंगी और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर देगी, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। क्वेश्चन देखो, फ्रैग्मोप्लास्ट अपीयर्स एट एनाफेज, बिल्कुल गलत बात है। जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो लेट टीलोफेज में अपीयर होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद जो सेल प्लेट है वो मिडल लैमेला का फॉर्मेशन कर देती है। तो आप देख सकते हो जो सेल प्लेट है उसने मिडल लैमेला का जो फॉर्मेशन है वो कर दिया है। मिडल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, और इसके दोनों ओर जो सेल वॉल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों सेल्स की। तो इस तरह से दो प्लांट सेल्स जो थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें कारियोकाइनेसिस तो हो जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस हैं वो तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को एनिमल्स में अलग नाम दिया जाता है और प्लांट्स में अलग नाम दिया जाता है। एनिमल्स में इसको बोलते हैं सिनसाइशियम कंडीशन, जबकि प्लांट्स में इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो निमेटोड्स की जो एपिडर्मिस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होती है, उसमें सेल्स नहीं होती, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे सिनसाइशियम। इसके अलावा जो कोकोनट है उसका लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, वहाँ पे भी सेल्स नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे सिनोसाइटिक कंडीशन।